यस एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स को पढ़ना शुरू किया था, जहां हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में मैंने आपको बताया था 5 तरह की इलास्टिसिटी होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड से हमने अपनी बातों को शुरू किया था। ऐसी डिमांड जिसमें कि प्राइस में चेंजेस हो या ना हो, ज्यादातर चेंजेस ना हो और फिर भी डिमांड अगर चेंज होती रहे, उसे कहा गया है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या कहा गया उसको? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि without the changes in price, if demand changes, it is treated as perfectly elastic demand. दूसरा हमने पढ़ा था perfectly inelastic demand, यानी कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। If demand is inelastic, it is stiff, it is not changing due to change in price, then it is perfectly inelastic demand. Then हमने देखा था highly elastic demand, प्राइस में थोड़ा चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में कंपेरेटिवली ज्यादा चेंज हो रहा है, तो उसे हाईली इलास्टिक डिमांड कहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्राइस में चेंज होने के बावजूद भी डिमांड में कंपेरेटिवली कम चेंज हो, यानी कि प्राइस में चेंज ज्यादा हो, डिमांड में चेंज कंपेरेटिवली कम हो, तो उसे लेस इलास्टिक डिमांड कहा था। और प्राइस और में उतना ही चेंज हो जितना डिमांड में चेंज हो रहा है, तो उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हम कहने वाले थे। उससे पहले एक टेक्निकल ग्लिच हो गया था, तो इसलिए हमें लेक्चर को रोकना पड़ गया था। तो वो क्या था वो भी समझ लो। प्राइस में नो चेंज, डिमांड में चेंज, तो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे ईपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ईपी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, राइट। और ईपी इक्वल्स टू इन्फिनिटी के साथ साथ पैरेलल टू ये रहेगा एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल रहेगा। कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल। ईपी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी और कर्व समहाउ ऐसा बनेगा। देन वी हैव डिस्कस्ड कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या है? इफ देयर इज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज हो रहा है एंड डिमांड डज नॉट चेंजेस, प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड डज नॉट चेंजेस, तो ऐसे में इनको हमने कहा था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड में ईपी जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो। कर्व हमारा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन वर्टिकल कर्व बनेगा। देन वी हैव डिस्कस्ड हाईली इलास्टिक डिमांड, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइस में चेंज हो या प्राइस में चेंज ना हो, प्राइस में चेंज हो या प्राइस में चेंज ना हो, तो यहाँ पे क्या था? प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो जाए, डिमांड में ज्यादा चेंजेस हो रहा है। प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो ज्यादा है। किससे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो ज्यादा है। किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आई रिपीट, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उसे क्या कहा था हमने? ईपी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 और हाईली इलास्टिक डिमांड, और इसका कर्व जो बनेगा वो फ्लैटर कर्व बनेगा। कैसा कर्व बनेगा? फ्लैटर कर्व बनेगा। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था लेस इलास्टिक डिमांड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड? लेस इलास्टिक डिमांड का मतलब था, तो लेस इलास्टिक बोला, लेस इलास्टिक का मतलब क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो कम है प्राइस के चेंजेस के कंपैरिजन में। यहां पर जो कर्व बन रहा है वो कैसा बन रहा है? स्टीपर कर्व बन रहा है। ईपी है जो हमारा लेस देन 1 आने वाला है। इसके बाद हमारा जो है मामला रुक गया था और यूनिटरी इलास्टिक हमें पढ़ना था। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? इनका कहना है कि जब कभी परसेंटेज, अरे ये क्या हो रहा है? सेम पेन कैसे आ रहा है? इनका कहना था कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है बराबर हो जाए किसके? परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। जब ये दोनों चीजें इक्वल आ जाती है तो हमारा जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना रहेगा? 1 रहेगा। ईपी इज इक्वल्स टू 1। और यहां पर जो कर्व बनेगा वो कर्व बनता है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वर्ड का क्या मतलब? हो इस तरह का, इसे कहा गया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व इसके शेप का नाम है। यहां पर हमेशा ध्यान रखना ईपी इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब जितना चेंजेस का, जितना परसेंटेज ऑफ चेंज प्राइस में आया है उतना परसेंटेज ऑफ चेंज आपका किस में आएगा? डिमांड में भी आएगा। जितना परसेंटेज ऑफ चेंज प्राइस में आया है सेम परसेंटेज ऑफ चेंज किस में आएगा? डिमांड में आएगा। तो उसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या फिर ईपी इज इक्वल्स टू 1 कहेंगे। अब हम चलते हैं कंपेरेटिव एनालिसिस, पूरे का कंपेरेटिव एनालिसिस एक ही चार्ट पे करते हैं, ठीक है? कंपेरेटिव एनालिसिस, ठीक है? पांचों का एक साथ एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? 1 2 3, थोड़ा छोटा कर देते हैं, 4 और 5, ठीक है? पांचों का एक बार एक साथ करते हैं। यहां पर हमने लिखा परफेक्टली
इलास्टिक। ठीक है, तो पांचों आ जाएंगे यहाँ पे। परफेक्टली इलास्टिक हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया। ठीक है, फिर यूनिटरी इलास्टिक हो गया। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक हो गया, यूनिटरी इलास्टिक। फिर हाईली इलास्टिक एंड देन लेस इलास्टिक। तो टोटल कितने तरह के हो गए? 5 तरह के। अब एक एक करके पांचों में सेम टू सेम चीज हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको एक ही चार्ट में आपको सब चीजें पता चल जाए। यहां पर क्या होगा? नो चेंज इन प्राइस बट डिमांड चेंजेस। दूसरा क्या हो गया? चेंज इन प्राइस बट डिमांड डज नॉट चेंजेस। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना डिमांड में चेंज हुआ है उतना ही किसमें चेंज हुआ है? प्राइस में। अगला क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और चौथा क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेसर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पे ईपी क्या रहने वाला है? इंफिनिटी। यहां पे ईपी क्या रहने वाला है? 0। यहां पे ईपी क्या रहने वाला है? इक्वल्स टू 1। यहां पे ईपी क्या रहने वाला है? ग्रेटर देन 1। यहां पे ईपी क्या रहने वाला है? लेस देन 1। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। यहां पे जो कर्व बनेगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? हॉरिजॉन्टल। यहां पे जो कर्व बनेगा वो किस नाम से जानेंगे? वर्टिकल कर्व बनेगा। कर्व कर्व, ठीक है, कर्व। ठीक है, यहां पे कैसा कर्व बनेगा? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पे कैसा कर्व बनेगा? यहां पे कर्व बनेगा फ्लैटर। और यहां पे कैसा कर्व बनेगा? स्टीपर। ठीक है, तो कर्व भी समझ में आ गया, चीजें भी समझ में आ गई। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इसमें जरूरी नहीं है, बट ओके डन। तो सो वी हैव कंप्लीटेड अवर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी इन दिस लेक्चर एंड इन प्रीवियस लेक्चर। अब हम लोग टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी में ही, और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड। तो एक और मेथड होता है इलास्टिसिटी निकालने का, जिसका नाम होता है ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, एज फार एज इंपॉर्टेंट इज कंसर्न कहें तो कि बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन कई जगह पे कंटेंट में नहीं भी है, मतलब कि बट फिर भी हमने इसको अपने कंटेंट में रखा है, सो दैट अगर इनकेस अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बन भी जाए तो आपको ध्यान रहे। इलास्टिसिटी का टाइप तो यही है। तो एक्चुअली किसके टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग? अब प्राइस इलास्टिसिटी में हमने अभी जो पढ़ा वो तो डिग्रीज पढ़ ली कि भैया 5 तरह के प्राइस इलास्टिसिटी हो सकती है। परफेक्टली लेस, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक। अब प्राइस इलास्टिसिटी की वो जो डिग्रीज थी उसके अलावा भी एक और मेथड भी होता है जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है पहले समझना। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है आपके सामने। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं मान लीजिए ये एक ग्राफ है आपके सामने। ठीक है, ये ग्राफ है, जिस ग्राफ में एक डिमांड कर्व बना हुआ है। समझना बात को, क्या बना हुआ है? डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व कहां से कहां तक बना? यहां से यहां तक बना हुआ है। एक मिनट रुकना। यस, डिमांड, अरे यार ये क्या हो गया? अच्छा तो बन रहा था यहां से। ये एक डिमांड कर्व आपके सामने बना हुआ है। डिमांड कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? डी डी। डिमांड कर्व को क्या होता है? डिमांड कर्व डी डी। अब इसको ऐसा समझो, मान लीजिए
मान लीजिए कि मान लीजिए कि ये डिमांड कर्व पूरा, मतलब कि मैं ग्रीन से बताता हूं, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि इसकी जो साइज है, साइज यहां से लेकर यहां तक इसकी जो साइज है, वो साइज है मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर। कितनी साइज है? 10 सेंटीमीटर। तो जस्ट मिड में अगर एक पॉइंट अगर लगाते हैं, तो जो नीचे वाली साइज है ये तो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ऊपर वाली साइज है ये भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या सीखा था? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का जो फॉर्मूला होता है, अभी तक नया फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ठीक है। इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला रहने वाला है वो रहने वाला है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। एक सेकंड रुकना। वेट अ मिनट, यस, क्या बोला मैंने? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। मैंने अब जब हम जियोग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ रहे हैं, इस बात का मतलब एक हमने मेजरमेंट ले लिया, मेजरमेंट के बाद में मिड में पॉइंट लगा दिया, अब नीचे का पॉइंट और ऊपर का पॉइंट हम लोग कंपेयर करेंगे कि नीचे वाला कितना है ये वाला, और ऊपर वाला कितना है ये वाला। तो हमने क्या बोला? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर का, अपर सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर का, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स टू हो गया 1, मींस टू से एट मिड पॉइंट, है ना। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? 1। कौन से मेथड के हिसाब से? ज्योमेट्रिकल मेथड के हिसाब से। क्यों? फॉर्मूला क्या लग रहा है? लोअर सेगमेंट यानी कि नीचे वाला, अपर सेगमेंट यानी ऊपर वाला। तो लोअर सेगमेंट अब ऊपर रहेगा, अपर सेगमेंट नीचे रहेगा। लोअर सेगमेंट की जो मेजरमेंट है, तो हमने देखी यहां से, ये लोअर सेगमेंट की ये वाली मेजरमेंट है, तो 5 सेंटीमीटर है। फिर मैं नया नया कलर ले रहा हूं हाइलाइटर का, यहां से लेकर यहां तक की जो ऊपर वाली सेगमेंट है ये भी है 5 सेंटीमीटर। तो लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1। मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी हमेशा 1 होगी। आप चाहो तो इस बात को समझ लो, नोट कर लो, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी हमेशा क्या होगी? 1। अब मैं कुछ चीजें इसमें से हटा रहा हूं, जैसे मैंने यहां से ये हटाया, यहां से ये हटाया। अब मैं बात कर रहा हूं कहां पे? जीरो क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस पर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई आपसे पूछे कि जो एक्स एक्सिस है यहां पर, पहले मैं इसके लिए थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं इसको, ये कलरिंग भी हटा देता हूं। ओहो हो, कलरिंग कैसे हटेगी बॉस? हम्म, हट गई। ठीक है, इसकी भी कलरिंग हटा देते हैं। यस, ठीक है। टोटल मिला के अब कितने कितने सेंटीमीटर का था? 10 सेंटीमीटर का। फॉर्मूला क्या था? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो अब मैं अगर कहूं कि इस जगह पे, अरे 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 ये क्या हो गया भैया, है ना। अगर मैं कहूं इस जगह पे, यहां पर इलास्टिसिटी क्या होगी? अगेन फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट तो है ही नहीं कुछ, यहां पे तो खाली पड़ा है, यहां पे तो खाली पड़ा है, मतलब लोअर सेगमेंट क्या है? खाली। तो लोअर सेगमेंट है 0। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट। अब मैं जो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? एट एट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ईपी क्या रहेगा? अगेन लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट देखोगे तो 0 है, अपर सेगमेंट देखोगे तो 10 है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या हो जाएगा? 0। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या हो जाएगा? 0। सिंपल है एकदम। अब अगर मैं आपको बात करूं, अब मैं अगर आपको बात करूं कहां पर, कि यहां पर, तो यहां पर मैं लिख दिया लोअर सेगमेंट तो था 0, अपर सेगमेंट था 10, तो ईपी हो जाएगा 0। अब हम लोग बात कर रहे हैं कौन से वाले सेगमेंट पे? इस वाले से, ये जो जो हमारा वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस में क्या होगा? लोअर सेगमेंट तो होगा 10, है ना, एट वाई एक्सिस। ठीक है, पहले ये लिख दिया हमने एट मिड पॉइंट, फिर हमने एट एक्स एक्सिस कर लिया। अब हम लोग कर रहे हैं एट वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस। तो एट वाई एक्सिस क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? एक सेकंड रुकना है ना, थोड़ी सी सुंदरता बना देते हैं। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में फॉर्मूला क्या बनेगा? सेम, ईपी इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट यानी कि 10,
लोअर सेगमेंट यानी कि 10, अपर सेगमेंट मतलब ये देखो ना यहां से इस पॉइंट पर हम लोग कैलकुलेट करें तो पूरा ही कैलकुलेट करके देखेंगे तो लोअर सेगमेंट हमारा कितना हो गया 10, तो इस पॉइंट पे कितना बनेगा तो देखो 10 अपॉन 10 अपॉन 0, तो ईपी क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। तो यहां पे मैंने लिख दिया, यहां पे ईपी हमारी क्या आएगी इनफाइनाइट। अब मेरी बात सुनो, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपसे कोई पूछे कि ईपी इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट तो था, मान लीजिए 0 से ऊपर और मिड पॉइंट से नीचे यानी कि यहां पे कहीं पे क्या ईपी बनेगा, तो मिड पॉइंट पे, एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट क्या फॉर्मूला बनेगा, ईपी इक्वल्स टू अगेन लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट एट ईपी इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अगर मिड पॉइंट के नीचे इस जगह पर अगर देखें बिलो मिड पॉइंट बट अबव जीरो, अबव एक्स एक्सिस, तो ईपी क्या आएगा, तो अगेन ये 0 है ये 1 है तो 0 to 1 हो जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकता हूं कि लेस देन 1 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेस देन 1। वैसे भी देखो ना, अगर वैसे भी अगर देखना चाहो आप तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमने इस पॉइंट पे चेक करना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये वाला अगर मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर है और ये वाला जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है, तो लोअर सेगमेंट छोटा है अपर सेगमेंट से, तो फॉर्मूला जैसे फॉर्मूला में अगर मैं देखो लोअर सेगमेंट 2.5 अपर सेगमेंट 7.5, तो अल्टीमेटली जो ईपी बनेगा, क्या बनेगा अल्टीमेटली ईपी, तो कितना बनेगा 0.33। तो यही तो मैंने कहा था कि ये क्या हो जाएगा, ईपी इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को फॉर्मूला लिखना नहीं है, फिर भी यहां पे बताना है कि ईपी इज लेस देन 1। अब लास्ट वन क्या रहेगा समझते हैं एकदम अच्छे से, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम है अबव मिड पॉइंट, है ना, इसको क्या बोलेंगे अबव मिड पॉइंट। तो यहां पे क्या होगा, ये वाला जो मिड पॉइंट से नीचे नीचे वाला है ये होगा बड़ा, मिड पॉइंट से मतलब अबव मिड पॉइंट यानी कि इस पॉइंट से नीचे नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला होगा छोटा, यानी कि लोअर सेगमेंट बड़ा होगा और अपर सेगमेंट छोटा होगा। लोअर सेगमेंट 7.5, अपर सेगमेंट 2.5, यानी कि आंसर आ गया 3, यानी कि ईपी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा अबव, ये क्या लिख दिया मैंने, एट मिड पॉइंट नहीं बेटा, सॉरी 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 सॉरी, क्या हो रहा है भाई आज, बिलो मिड पॉइंट, ठीक है। और ये अबव मिड पॉइंट, है ना, तो अबव मिड पॉइंट क्या होगा, ईपी इज ग्रेटर देन 1। तो ये पांचों चीजें आप लोग एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्या कहां कहां देखा है, एट वाई एक्सेस, ठीक है, एट एक्स एक्सेस, बिलो मिड पॉइंट एंड अबव मिड पॉइंट, ठीक है। फिर अपन इसका एक कंपैरेटिव चार्ट भी बना लेते हैं, फटाफट से नोट कर लो इसको, फटाफट से नोट कर लो इसको, नोट करो जल्दी जल्दी से, टेक योर टाइम ऑफ 2 मिनट।
यस, तो ये हमने जो अभी कंप्लीट किया है दैट इज ज्योमेट्रिकल। अब अगर देखा जाए तो एक फाइनल ग्राफ जिससे कि आप सब कुछ पता लगा सकते हो, आपको याद करने में भी आसानी रहे, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। दिस इज कॉल्ड एज अबव मिड पॉइंट, एंड अबव मिड पॉइंट पर जो हमारा ईपी रहने वाला है वो ईपी रहने वाला है ग्रेटर देन 1। दिस इज कॉल्ड एज बिलो मिड पॉइंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बिलो मिड पॉइंट। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। एट दिस पॉइंट ईपी इज दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, कौन सा मेथड था? जियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, इसके बाद में आर्क, नॉट सो मच इंपोर्टेंट, है ना। इसके बाद अगर हम लोग और आगे जाने की इसकी कोशिश करें इसमें, तो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। ठीक है, जैसा कि हमने अभी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन हुआ था हमारा कि ईपी क्या होगी? इक्वल्स टू 0। अब डिस्कस करा था ईपी कब होगी 1, डिस्कस करा था कब होगी ग्रेटर देन 1, डिस्कस करा था ईपी कब होगी लेस देन 1, ये भी डिस्कस करा था, और ईपी कब होगी इनफाइनिटी, ये भी डिस्कस करा था। इन पांचों चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये उसके 5 तरह के ग्राफ हैं जो भी मैंने आप लोगों को बताए पहले। दिस वन इज स्टीपर, दिस वन इज फ्लैटर, राइट। इसको ईपीज जब इक्वल्स टू 1 रहेगा तो उसको कहा जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको कहा जाएगा जब बराबर जब होते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल। तो इस तरह से टोटल मिला के 5 तरह के हमने ग्राफ देख लिए थे। फिर इसके इस टर्मिनोलॉजी का, इसका हमने एक क्या बोलते हैं इसको, एक चार्ट बनाकर इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि ये चीजें क्या क्या होती है, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि अभी और बहुत ज्यादा इसमें कुछ विशेष आपको बताने की आवश्यकता है। एक और मेथड इलास्टिसिटी का हो सकता है ना, अगेन नॉट सो इंपोर्टेंट बट हमने रखा है इसको, है ना, जिसका नाम है टोटल आउटले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। अब आउटले मेथड का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटले मेथड, राइट। तो पर मुझे लगता है कि आउटले मेथड भी यहाँ पे लेने से कोई फायदा नहीं है ना। तो अभी जो फ्लो चल रहा है उसके हिसाब से ये सब चीज़ अभी नहीं कर रहे हैं, है ना। मे बी आपके नोट्स में अवेलेबल ना भी हो या हो भी, अगर देख लेंगे इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी ये तो मेरे मेरे इसमें है तब वैसे वाली बात है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं। क्लियर है आपको? तो सबसे पहले कि सब कोई भी चीज इलास्टिक कब होती है या कब नहीं होती है ना। तो सबसे पहला उसका है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, क्या बोला मैंने? मतलब कि अगर किसी चीज के सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है ना, जैसे अगर आप यहां पे देखोगे जैसे बटर, कैबेज, कार, सॉफ्ट ड्रिंक, इन सबके कोई ना कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अब वो अवेलेबल क्या है? जैसे मार्गरीन, मार्गरीन मतलब वो नकली जो बटर आता है, डालडा घी टाइप का बोल सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। नकली घी टाइप का या वैसा वाला वनस्पति घी टाइप का बोल सकते हैं उसको। अदर ग्रीन वेजिटेबल, तो इधर देखो आपने, इधर क्या है? कैबेज, कैबेज का सब्सटीट्यूट क्या है? अदर ग्रीन वेजिटेबल। इधर क्या है? कार, तो कार का सब्सटीट्यूट क्या है? अदर ब्रांड ऑफ कार। इधर क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का सब्सटीट्यूट क्या है? अदर ब्रांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक। इन सबके सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चीज की प्राइस अगर गिर जाती है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को लोग कम ही पसंद करेंगे, जिसकी प्राइस गिरी है उसको ही खरीदेंगे। या फिर ऐसा समझ लो कि अगर किसी गुड्स की प्राइस बढ़ गई है तो उस सामान को लोग ज्यादा नहीं खरीदेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स को ज्यादा खरीदेंगे। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिसिटी रहती है। उसके अलावा जैसे सॉल्ट हो गया, हाउसिंग हो गई, है ना, जैसे नमक, नमक का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो आप अब ऐसे में इनकी जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो कंपैरेटिवली कम रहती है ना। और जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा रहती है। इलास्टिसिटी मतलब चेंज होना।
अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो ध्यान से सुनना, समझना अच्छे से, अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, अगर किसी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, यानी कि उसकी डिमांड में फर्क कम आएगा। ठीक है, उसके बाद में एक और बात भी है, इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल एज अ ग्रुप अ गुड और सर्विस में हैव इन इलास्टिक डिमांड, या तो कोई गुड या कोई सर्विस की इन इलास्टिक डिमांड हो सकती है, बट वी कंसीडर इट वेरियस ब्रांड, वी से दैट particular brand has elastic demand. Thus, while the demand for a generic good like petrol is inelastic, the demand for Indian oil petrol is elastic. मतलब जनरल अपन बात करें पेट्रोल की डिमांड, तो पेट्रोल की डिमांड तो इनइलास्टिक है, वो तो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें भी तो अलग अलग कंपनियां, इंडियन ऑयल और मतलब आईओसीएल एंड एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अगर सर्विसेज में प्राइस में अगर ऊपर नीचे किया तो इंडियन ऑयल वाले जो डिमांड है उसमें जो है फर्क आ सकता है। तो मतलब क्योंकि इंडियन ऑयल का सब्स्टिट्यूट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसलिए वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट जेनेरिकली अगर बात करें तो पेट्रोल की डिमांड इनइलास्टिक है। लेकिन इंडियन ऑयल के पेट्रोल और आईओसीएल के पेट्रोल की डिमांड में फर्क आ सकता है कि अगर उनकी प्राइस में फर्क आया तो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर अवेलेबिलिटी है, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर अवेलेबिलिटी है तो उन पर्टिकुलर चीजों की इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर अवेलेबल नहीं है तो कंपैरेटिवली उनकी इलास्टिसिटी कम होती है। आगे इन्होंने कहा पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, आपके बजट का कितना परसेंट पार्ट वो सामान बियर कर रहा है उसके अनुसार डिपेंड करेगा कि वो इलास्टिक होगा या लेस इलास्टिक होगा या मोर इलास्टिक होगा। ग्रेटर द पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, अगर इनकम जो स्पेंड हो रही है उसका पोर्शन ज्यादा है तो इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी, ध्यान रखना, लेकिन जो इनकम स्पेंड कर रहे हैं उसका पोर्शन कम है तो इलास्टिसिटी भी कंपैरेटिवली कम होगी, है ना। जैसे द डिमांड फॉर कॉमन सॉल्ट, मैचेस, buttons etc tend to be highly elastic because a household spend only fraction of their income on each of them, right? तो इन्होंने क्या बोला, the greater the proportion of income spent of commodity generally the greater will be its elasticity of demand and vice versa, demand for goods like salt, matches, button ये हाईली इनइलास्टिक है, ध्यान रखना। क्यों है इनइलास्टिक, क्योंकि इनके ऊपर, अब जैसे मेरे शर्ट के बटन, जैसे नमक, जैसे माचिस की डिब्बी, अरे भाई 1 रुपए की हो जाए 2 रुपए की हो जाए, शर्ट का बटन 5 रुपए का हो जाए 10 रुपए का हो जाए, डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी इनकम का बहुत छोटा सा पार्ट में उस पर खर्च कर रहा हूं। दूसरी तरफ रेंटल अपार्टमेंट हो गए, क्लोथिंग हो गई, है ना, इन पे व्यक्ति की इनकम का ज्यादा पार्ट खर्च होता है, क्योंकि इनके ऊपर व्यक्ति की इनकम का ज्यादा पार्ट खर्च होता है, इसलिए इनकी इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अगर ये सस्ते हो जाए तो ज्यादा लेंगे, महंगे हो जाए तो कम लगेंगे, ऐसा करके। नेचर ऑफ नीड दैट कमोडिटी सेटिस्फाई, इन जनरल जो लग्जरी गुड्स होते हैं वो प्राइस इलास्टिक होते हैं, क्योंकि वन कैन इजीली लिव विदाउट अ लग्जरी, कोई व्यक्ति लग्जरी के बिना रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, बट डिमांड फॉर होम थिएटर इज रिलेटिवली इलास्टिक, द डिमांड फॉर फूड, हाउसिंग इन जनरल इज इनइलास्टिक, है ना। क्या मतलब हुआ इस बात का, रोटी कपड़ा मकान लेने ही पड़ेंगे भैया, खर्चना ही पड़ेगा पैसा इनके ऊपर, तो डिमांड जनरली क्या होती है, इलास्टिक होती है। बजाय इसके फूड, हाउसिंग जनरली जो है इनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक रहती है। इफ इट इज पॉसिबल टू पोस्टपोन द कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स, सपोज करो कि कोई पर्टिकुलर गुड्स है उसका कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं, है ना, तो उसकी जो डिमांड है वो यूजुअली क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। अगर कंजम्पशन नेसेसरी है, पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी। समझ रहे हो बात को, ऐसा। तो स्वाभाविक बात क्या है, किसका कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं, हम पोस्टपोन कर सकते हैं जिन चीजों का कंजम्पशन वो इलास्टिक है, लेकिन सॉरी, बात को फिर से समझना, अगर पोस्टपोन दी कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर गुड, सच गुड विल हैव इलास्टिक डिमांड, कल परचेस कर लेंगे, डिमांड कम होगी ना, इलास्टिसिटी, कल खरीद लेंगे बहुत सारा, इलास्टिसिटी। पर अगर नेसेसरी गुड्स है तो उनकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसकी डिमांड क्या होती है,
इनइलास्टिक होती है। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर गुड्स है जिनका यूज बहुत सारा है, जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर सब बनाने के लिए काम आ रहा है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी घर में भी काम आ रही है, शॉप्स में भी काम आ रही है, कॉमर्शियल अपार्टमेंट्स में भी काम आ रही है। तो इन्होंने बोला कि जब किसी चीज का कंजम यूजेस जो है वो ज्यादा हो, नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट, अगर वो ज्यादा हो तो ऐसे चीजों की डिमांड जो है कंपेरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी, अदरवाइज डिमांड जो है कंपेरेटिवली कम होगी। तो अगर मान लीजिए जो गुड्स या जो प्रोडक्ट जिनके यूजेस ज्यादा हैं उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ यूजेस जिनके कम हैं उनकी इलास्टिसिटी कम होगी। जैसे अगर मान लीजिए इन्होंने बोला कि दूध अगर सस्ता हो जाए तो लोग क्या करेंगे, कर्ड भी बना लेंगे, क्रीम भी बना लेंगे, घी भी बना लेंगे, स्वीट्स भी बना लेंगे, है ना। लेकिन अगर उनकी प्राइस महंगी हो जाए तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में इन सब चीजों की, ऐसी चीजें जिनके यूजेस ज्यादा हैं उनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर होगी बजाय उनके जिनके यूजेस कम हैं। तो फर्स्ट लाइन में इन्होंने क्लियर कर दिया है, द मोर द पॉसिबल यूजेस ऑफ कमोडिटी द ग्रेटर विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी। क्लियर है। पांचवें नंबर का पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं तो टाइम पीरियड की बात है, ठीक है। तो टाइम पीरियड में इन्होंने क्या बोला, द लॉन्गर द टाइम पीरियड वन हैज द मोर कॉम्प्लेक्सिटी वन कैन एडजस्ट। टाइम गिव्स बायर द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स। अगर समय मिल जाता है ना तो ऑल्टरनेटिव चीजों को फाइंड करने का हमें समय मिल जाता है, सब्स्टिट्यूट को ढूंढने का समय मिल जाता है, हैबिट को चेंज करने का समय मिल जाता है। जैसे आप जैसे पेट्रोल की प्राइस ज्यादा हो जाए तो वन कैन इन शॉर्ट टर्म मेक फ्यूअर ट्रिप बाय कार। In the longer run, not only can one make fewer trip, but can purchase a car with a smaller engine capacity when the time comes for replacing the existing one. तो इसने क्या बोला, सपोज करो, मान लीजिए पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ रही है और लंबे समय के लिए अगर बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, छोटे इंजन की गाड़ी ले आएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे उस पर। लेकिन शॉर्ट रन में अगर बात करें तो हम लोग ट्रिप को पोस्टपोन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बट लंबे समय में ट्रिप थोड़ी पोस्टपोन करेंगे, हम तो कार ही चेंज कर देंगे ताकि हमारा पेट्रोल कम खर्च हो। आ रही बात समझ में। तो टाइम पीरियड का भी इलास्टिसिटी से डायरेक्ट रिलेशन है। आगे क्या बोला, कंज्यूमर्स हैबिट। आगे क्या बोला, कंज्यूमर्स हैबिट। इफ अ पर्सन इज हैबिचुअल कंज्यूमर ऑफ कमोडिटी, अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हैबिचुअल कंज्यूमर है, नो मैटर हाउ मच इट्स प्राइस चेंज, इसकी प्राइस कितनी भी चेंज हो रही हो, डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी इनइलास्टिक। लेकिन इफ बायर हैव रिजिड प्रेफरेंस, डिमांड विल बी लेस प्राइस इलास्टिक। आ रही बात समझ में। अगर मान लीजिए कंज्यूमर की हैबिट जो है वो, अगर वो प्राइस चेंज होने की वजह से उसकी हैबिट चेंज नहीं हो रही है तो भले ही प्राइस बढ़ाओ प्राइस कम करो, डिमांड उसकी फिक्स रहेगी, 4 सिगरेट दिन में पीनी है पिएगा, है ना। अगर मान लीजिए उसकी रिजिड प्रेफरेंस है कि 12 रुपए की होगी तो सिगरेट नहीं पिएंगे, 10 रुपए की होगी तो पिएंगे, तो ये कंज्यूमर की हैबिट की वजह से भी इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ बायर हैज रिजिड प्रेफरेंस डिमांड विल बी लेस प्राइस इलास्टिक। इफ पर्सन एज हैबिचुअल कंज्यूमर, चाहे प्राइस चेंज हो ना हो उसकी डिमांड क्या है वो इनइलास्टिक रहेगी। अब होता है टाइड डिमांड। टाइड डिमांड का मतलब किसी और की वजह से, प्रिंटर की वजह से इंक की डिमांड है तो उसको टाइट डिमांड कहा जाता है। तो इन्होंने बोला कि नॉर्मली वो क्या होती है, इनइलास्टिक, क्योंकि उनको उनका नेचर है, खुद का पर्सनल नेचर तो कुछ है नहीं। अगर टाइट डिमांड में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकते हैं, कार अगर सस्ती होगी तो कार ज्यादा बिकेगी, पेट्रोल भी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, है ना। अगर प्रिंटर सस्ते हो रहे तो प्रिंटर लोग ज्यादा खरीद रहे तो इंक की कार्ट्रिज भी ज्यादा लगेगी, तो उसको टाइट डिमांड कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा प्राइस रेंज, गुड्स विच आर इन वेरी हाई प्राइस रेंज, ऐसे गुड्स जो वेरी हाई प्राइस रेंज पे हैं या फिर और वेरी लो प्राइस रेंज पे हैं, हैव इनइलास्टिक डिमांड। कैसी डिमांड होती है, इनइलास्टिक डिमांड। बट दोज इन द मिडल रेंज हैव इलास्टिक डिमांड। ऐसे गुड्स जो मिडल रेंज में है उनकी डिमांड इलास्टिक होगी, ऐसे गुड्स जो हाई प्राइस रेंज में उनकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। प्राइस रेंज समझ में आ गया। फिर है माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक जिसका नाम था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कल के लेक्चर में
हम लोग पहले बेसिक बेसिक उठा रहे हैं, फिर अगर कोई एडवांस लेना होगा तो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेक्स्ट टाइप दैट इज इनकम, उसके बाद हम लोग देखेंगे साथ ही साथ क्रॉस इलास्टिसिटी, और इस तरह से हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हैप्पी लर्निंग, साथ में जुड़े रहो, लगातार पढ़ते रहो, अपने क्वेश्चन साइड बाय साइड सॉल्व करते रहो, यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।